हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सिलसिले को जारी रख रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो को अगर आपने मिस किया होगा तो बिल्कुल जाके देखिएगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूएशन में ही जा रहे हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप उनको मिस कर दोगे तो पानी सर के ऊपर से जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो, तो अब तक हम लोग ने चैप्टर में बेसिक्स कवर किए, वार्नर की थ्योरी देखी थी, आयुपैक नोमेनक्लेचर भी समझ लिया है और आइसोमेरिज्म को भी शुरुआत करके मेजर वाला आइसोमेरिज्म हम लोग ने पढ़ लिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग ने कवर कर लिया। अब बारी आ रही है हम लोग की स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकेंड टाइप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब काफी सिंपल, मतलब काफी लेस लेंथ वाले आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स है ये, ओके, पर काफी इंटरेस्टिंग से भी है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोले तो क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, इनको पहले समझते हैं। तो ये ऐसे स्पीशीज है जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ के पाम्स देख रहे हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं मतलब ऑर्गेनिक में भी, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। तो ये मेरे हाथ के दो पाम्स दिख रहे। अब मैं अगर इस पाम को लेके आऊं इस पाम के ऊपर इस तरीके से, तो ये सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं, मेरे थंब तो निकले जा रहे। मेरा ये छोटा सा फिंगर और ये रिंग वाला फिंगर, ये तो मैच नहीं हो रहा है, करेक्ट। ये वाला फिंगर मैच नहीं हो रहा है, करेक्ट, दिख रहा है ना। तो कुछ मैच नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इंपोजिबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे। तो इस तरीके के अगर हम लोग के स्पीशीज है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते, ओके, और वो भी कौन से, मतलब मिरर इमेजेस, ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, उसके दो मिरर इमेजेस हमें दिख रही है और ये दो मिरर इमेजेस है उसी कंपाउंड के, ओके, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमको समझ में आ रहा है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे। तो ये कंपाउंड्स हो गए ऑप्टिकल आइसोमर्स, सिंपल। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इनको हम लोग एनाइंशोमर्स भी कहते हैं या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग नाम है, कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल स्पीशीज। अब इनमें ना एक आइसोमर जो होता है उसको हम लोग डेक्स्ट्रो करके बुलाते हैं और उसको छोटू डी से हम लोग डिनोट करते हैं। देखो, डेक्स्ट्रो छोटू डी क्यों? क्योंकि पोलैरिमीटर में ना ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो प्लेन है उसको रोटेट कर देता है टुवर्ड्स राइट। क्लियर? तो रोटेट्स प्लेन ऑफ, ओके, प्लेन पोलराइज्ड राइट टुवर्ड्स राइट। अब आपके हिसाब से ये मेरा राइट है तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर टुवर्ड्स राइट ये याद रखना है। तो डेक्स्ट्रो वाले रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट पोलैरिमीटर के अंदर, तो डेक्स्ट्रो राइट ऐसे याद रखना है। वही लेवो वाले दूसरा वाला आइसोमर जो होगा, दो आइसोमर मैंने बोला ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, नॉन सुपर इंपोजिबल जो है एक दूसरे के साथ, एक तो डेक्स्ट्रो हो गया, एक लेवो होता है। क्यों उसको हम लोग ने नाम ऐसे दिया? क्योंकि वो रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो लेवो डिनोट करते हैं एल, रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट, ऊपर वाला टू राइट। अब ध्यान देना है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, इनमें एक खास क्राइटेरिया होता है, इनमें ना सिमेट्री लैक होनी चाहिए, ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए इनमें। देखना, शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिकल अगर दिख रहा है आपको, गया, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। चलो एक एक करके देखते हैं, मतलब वो कंपाउंड का उस टाइप का अरेंजमेंट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं सबसे शुरुआत में, इजी सा, उसके बाद आपको क्लियरिटी आने शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मली हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कॉमनली देखा जाता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। वो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन से वाले? डाइडेंटेट लिगैंड्स जिनमें होंगे ना, उनमें डाइडेंटेट, पता है हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, ओके, बेसिक्स में पढ़ा है। पकड़ते हैं, कस के पकड़ेंगे दो डोनर एटम से एक साथ मेटल एटम को या फिर आयन को, तो इस तरीके के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखता है। एग्जाम्पल में हम लोग ने कौन सा टाइप का लिया है? एम और डाइडेंटेट लिगैंड जो है हमारा, देखो एम
डाइडेंटेट लिगैंड Ll को ऐसे मैं दे रहा हूं 3। ओके, ये टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखो, कोबाल्ट M हो गया EN3 मतलब Ll3, तो M Ll3 इस टाइप के, जिसमें अगर मैं आपको डायरेक्ट मॉडल दिखाऊं आपको तो समझ में आ जाएंगे आपको चीजें एकदम अच्छे से कि देखना, ये है 2 मॉडल्स जिनमें हमारे 3 डाइडेंटेट लिगैंड्स एक मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, इसमें देखना ध्यान से, इस वाले में जो डाइडेंटेट लिगैंड है प्लेन में, ये मेरे राइट साइड की तरफ है, दिख रहा है ये मेरे फिंगर से, करेक्ट। और इस वाले में थोड़ा सा झुका के दिखाता हूं, दिख रहा है ये वाला प्लेन में जो है ये राइट साइड में है मेरे, 2 डाइडेंटेट मतलब एक डाइडेंटेट लिगैंड मेरे राइट साइड में। इस वाले में मेरे लेफ्ट हैंड में जो है, उसमें जो डाइडेंटेट लिगैंड है प्लेन में वो मेरे लेफ्ट की तरफ है। अब दोनों को अगर ध्यान से देखोगे और अगर मैं इनको सुपर इंपोज करने की कोशिश करूं, देखना 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 क्या होगा, नहीं होगा सुपर इंपोज, दिख रहा है आपको? ये जो यहां पर देखना, इतना ही समझ में आएगा, इतना ही देख के समझ में आ जाएगा आपको, ये राइट में है प्लेन वाले डाइडेंटेट लिगैंड और ये लेफ्ट में है, कैसे हो रहा है सुपर इंपोज? नहीं हो रहा है। ओके, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है और इसके राइट में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। देखना, ये वाला जो है ऊपर वाला, ये जा रहा है ऊपर वाले लिगैंड से, ओके, इस तरफ वाले लिगैंड की तरफ, करेक्ट। पर ये वाला देखो, ऊपर वाले लिगैंड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, मेरे फिंगर्स को देखना, लेफ्ट की तरफ, क्लियर। ये वाला ऊपर से जा रहा है राइट की तरफ, तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अब इसी चीज को ना ड्रॉ डायग्राम के फॉर्म में आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। देखना क्या कैसे दिखेगा ये, जैसे कि मैंने ये M लिया मेटल, या फिर ये कोबाल्ट इथिलीन डायमीन का ही बना के दिखाता हूं मैं, वही इजी जाएगा आपको समझने के लिए। देखो कोबाल्ट है बीच में, अब इसका मैंने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल है ना, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लेन में 4 लिगैंड्स के 4 डंडियां ऊपर नीचे एक एक, उसमें पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर EN लगाऊंगा, इथिलीन डायमीन, दिखा? तो इस तरीके से पकड़ लिया। फिर बचे कितने, ये 1 2 साइड्स, 3 4 साइड्स, इनमें मेरे ऊपर अब मैं क्या सोचता हूं, इन दोनों को लगाऊंगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसको लगाना पड़ेगा ऊपर वाले का, ओके, प्लेन वाले के साथ इथिलीन डायमीन ज्वाइन होगा और नीचे वाले का प्लेन वाले के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है। ये एक टाइप का हो गया। इसी का मिरर इमेज मैंने आपको दिखाया, 2 वाले दिखाए थे ना, उसमें क्या था, मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करना है, उल्टा करना है, तो ये सब इस तरफ जाएगा, ये वाला साइड इस तरफ आएगा, तो ये जो है EN ज्वाइंट हुआ है, सेम टू सेम मैं बना रहा हूं, देखना EN इस तरफ है, वो इस तरफ आएगा, तो देखो इस तरफ बनाया मैंने, राइट का लेफ्ट पे गया, सेम ये राइट, ये लेफ्ट पे है, दिखा, ये लेफ्ट पे है, ये राइट पे जाएगा इस तरफ, ये लेफ्ट पे है, ये राइट पे जाएगा इस तरफ। तो यही चीजें मैंने मॉडल में दिखाई आपको, अब थोड़ा बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो इस तरफ प्लेन में राइट की तरफ, प्लेन में लेफ्ट की तरफ, दिखा? ओके, तो मैं क्या चाहूंगा कि आप भी ऐसे कुछ बॉल और स्टिक मॉडल्स आपके अगर लैब वगैरह में होंगे तो ट्राई करके देखना जरूर, उससे बहुत क्लैरिटी आएगी आपको। ये जो पेज पे दिख रहा है ना, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके के जो मिरर इमेजेस है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करने पर नहीं होते सुपर इंपोज। ये EN यहां पर आएगा, तो यहां पर तो EN है ही नहीं, करेक्ट। ये वाला इस साइड पे EN जो है बॉन्ड हमारा, ओके, मतलब EN का जो बॉन्डिंग है यहाँ पर वो इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट, तो सुपर इंपोज नहीं हो रही। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। किसी को भी D दे दो, L दे दो नाम, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देख के तो हम थोड़ी बता पाएंगे D है या L है। ये तो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज, मतलब ये तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को जब रोटेट करते हैं राइट पे, तब हम लोग समझते कि भाई ये D है, ये L है, करेक्ट। तो समझ लो बस ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, वो बाद में जब रोटेट करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लेगो है। क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। इसी लॉजिक के आधार पर अब सेम टू सेम टाइप का हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा सा बस फर्क है इसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, डाइडेंटेट लिगैंड से ही बना है,
पर अब 3 डाइडेंटेड लिगैंड नहीं होंगे, 2 ही डाइडेंटेड लिगैंड होंगे और 2 यूनिडेंटेड लिगैंड्स होंगे। तो किस फॉर्म में होगा, देखो M हमारा प्लैटिनम, X2 हमारा क्लोरीन और फिर Ll2, देखा ये हो गया MX2Ll2 कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मेट में। तो इसमें 2 डाइडेंटेड लिगैंड्स है और 2 यूनिडेंटेड लिगैंड्स है मेटल के साथ जुड़े हुए। किस तरीके से होगा, देखो M, फिर मैं इसको ना, अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर X2 को मैं ऊपर नीचे करूं तो इस टाइप का हम लोग ने देखा है ऑलरेडी। याद करो याद करो याद करो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांस वाला फॉर्म, सिस वाला फॉर्म, MX2Ll2 पिछले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा है। ओके, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में था, इन केस ऑफ डाइडेंटेड लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 MX2Ll2 फॉर्मेट में, ये था ट्रांस क्योंकि ऊपर नीचे X, ओके, डाइडेंटेड लिगैंड अगल बगल में, और ये रहा अपना सिस X X, ओके, तो यहां पर En, यहां पर En, तो ये रहा अपना सिस। अब आप देखोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है, एक चीज मैंने बोली थी आपको कि सिमेट्री नहीं दिखनी चाहिए हमें, सिमेट्री दिखी तो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा वो वाला अरेंजमेंट। तो ये ट्रांस वाला जो अरेंजमेंट है ना हमारा, क्लियर कट सिमेट्री दिख रही है भाई, आधा काट दोगे तो एकदम मस्त उधर हाफ दिखेगा अपने को। तो इसीलिए ये वाला जो ट्रांस वाला आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ट्रांस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, पर सिस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओके, इसका मिरर इमेज में बना सकता हूं। कैसे, ये मैंने M लिया, ओके, ऐसे 4 मैंने प्लेन में रखे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, फिर ये En उस तरफ गया, ठीक है, ये En इस तरफ आया, क्लियर, और ये X ऊपर वैसा का वैसा ही है, ये X इस तरफ आया, X ऊपर वैसा का वैसा ही, ये X इस तरफ, क्लियर। तो देखो सिस का सिस ही रहा, पर अब सुपर इंपोज नहीं होगा ये En वाला जो बॉन्डिंग है इस तरफ जाएगा, कुछ नहीं है, ये En वाला बॉन्ड जो है, मतलब डाइडेंटेड लिगैंड ने पकड़ा हुआ इस तरीके से, इस तरफ जाएगा, कुछ नहीं है, करेक्ट। X भले चलो ऊपर वैसे दिखेगा, पर ये वाला X उस तरफ है, ये वाला X इस तरफ है, मतलब राइट तरफ है तो लेफ्ट तरफ है, लॉजिक समझ में आ गया। तो नॉन सुपर इंपोजिबल है, ये इस तरफ नहीं, ये इस तरफ नहीं। अब इन दोनों सिस फॉर्म्स में एक करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसके प्लेन को, ओके, पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट टुवर्ड्स राइट, दूसरा करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दोनों हो गए अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स। ध्यान रखना है, सिस वाला इस केस वाले मतलब इस केस वाले कॉम्प्लेक्सेस में सिस वाला शो करेगा। तो आप बना भी दोगे तो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देख के समझ में आ रही है ये सिमेट्री है, ये नहीं शो करेगा, तो ये ट्रांस वाला नहीं शो करेगा, सिस वाला करेगा। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म कवर कर लिया। अब बात आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब ये काफी इजी से है, ओके, काफी सिंपल से कॉन्सेप्चुअल आइसोमर्स है। देखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है 4 टाइप के पढ़ने हैं हमें। कौन से? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट। पर आप पूछोगे सर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है क्या? ओके, तो ये भी काफी सिंपल से ऐसे स्पीशीज है जो हमें देखते ही, जिनका उनका फॉर्मूला देखते हैं हमको लगेगा सेम ही तो है, क्योंकि उनके पास होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर इनके बॉन्डिंग में ही गड़बड़ है। ओके, इनकी बॉन्ड जो है मेटल और लिगैंड की, ये ही अलग अलग होंगी, भले फॉर्मूला सेम दिखे हमें। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्ट, बट डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट को। सबसे पहले लिंकेज आइसोमर, नाम में ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या होगा, लिंकेज में ही गड़बड़ है। कौन से टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्सेस में दिखते हैं? जिनमें एम्बिडेंटेड लिगैंड्स है ना, उन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग को लिंकेज आइसोमर्स दिखाई देते हैं। अब एम्बिडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं, पढ़े हैं हम लोग ने, जिनको 2 हाथ होते हैं पर दोनों हाथों से एक साथ काम नहीं कर सकते, ये एक ही हाथ से एक टाइम पे काम कर सकते हैं। बोले तो सिंपल लॉजिक में 2 डोनर एटम्स है इनके पास, सेम लिगैंड के पास, पर एक टाइम पर एक ही डोनर एटम से मेटल एटम या फिर आयन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर, इनको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। तो लिंकेज आइसोमर दिखते हैं हमको उन कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें एम्बिडेंटेड लिगैंड्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये
कॉम्प्लेक्स लूं। अब इसमें देखना ध्यान से, कोबाल्ट जुड़ा हुआ है हमारे अमोनिया के, मतलब 5 अमोनिया के लिगैंड से और एक NO2 से। अब जो NO2 है ये हम लोग ने पढ़ा था एम्बिडेंटेड लिगैंड है, क्योंकि इसके पास खूबी है नाइट्रोजन से भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की और ऑक्सीजन से भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की। तो जब हम लोग इनका फॉर्मूला देखेंगे तो यही दिखेगा। देखो बस मैंने लिखने के टाइम पे एंड लिखा है, ध्यान देना। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, CONH35NO2Cl2। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही, सेम टू सेम। ओके, एक कोबाल्ट जो भी 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, एक NO2 का मॉलिक्यूल है, ओके, जुड़ा हुआ है, Cl2 के 2 हमारे मॉलिक्यूल्स है काउंटर आयंस के फॉर्म में, ऐसे ही सेम टू सेम। पर यहां पर एक में नाइट्रोजन से कोबाल्ट का बॉन्ड बना होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, एक में नाइट्रिटो हमारा जो लिगैंड है, ये मतलब NO2 जो लिगैंड है, ये नाइट्रोजन से कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि इसमें मैं बता रहा हूं आपको। ओके, नाइट्रोजन से ऐसे कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाए, और दूसरे केस में ऑक्सीजन से कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, यही NO2 यहां पर नाइट्रोजन से बना रहा है, यही NO2 यहां पर ऑक्सीजन से बनाएगा। ठीक है, तो यही फर्क है बस। और इस फर्क की वजह से क्या हुआ, इनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड है ना, यही अलग हो गया। अब इन्हीं को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है पर केमिकल बॉन्ड ही भाई साहब अलग है। तो लिंकेज आइसोमर, क्लैरिटी आ गई, लिंक में ही गड़बड़ है, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। उसी तरीके से दूसरे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब ध्यान से समझना इन वालों को, ये थोड़े से अतरंगी है। इनमें होता क्या है, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक एंटिटीज। जो एंटिटीज बोले तो स्पीशीज। तो अगर मैं ये एग्जांपल लूं, CONH36, मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं इसकी वजह से समझ में आएगा आपको। ओके, CONH36 CrCN6, तो ये रहा CrCN6। इनमें एक जो है अनायनिक एंटिटी है, दूसरी जो है कटायनिक एंटिटी है। अब देख के आपको पता चलना मुश्किल है, मुझे भी पता चलना मुश्किल है, नो डाउट, पर मैं आपको अब बता सकता हूं, मुझे पता है इसीलिए कि भाई यहां पर क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों के ऊपर, मतलब दोनों भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप बता सकते हो मेरे को कौन सा अनायनिक स्पीशीज है, कौन सा कटायनिक है। चलो पॉज करो फटाफट। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, ये न्यूट्रल लिगैंड है, 0, करेक्ट। तो +3 0 मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+ चार्ज होगा कोबाल्ट के 3+ की वजह से। और वही इस केस में साइनाइड 1 - 6 तो -6 हो गया। तो ये +3, ये -6, +3 - 6 माइनस करेंगे हम लोग, -3 हो जाएगा। तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज 3-। अब आप बता सकते हो कि देखो ये है अनायनिक स्पीशीज, ये है कटायनिक स्पीशीज। और हो क्या रहा है, ऐसे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो लिगैंड्स है, जैसे कि यहाँ पर साइनाइड है या फिर NH3 है, अमोनिया है, इन लिगैंड्स में अदला बदली हो रही है। इस वाले अनायनिक स्पीशीज से ये लिगैंड उठ के जाएगा कटायनिक स्पीशीज में, और कटायनिक स्पीशीज का लिगैंड उठ के आएगा अनायनिक स्पीशीज में। तो ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है लिगैंड का स्पीशीज में, कटायनिक और अनायनिक स्पीशीज में। और वो जुड़ किससे रहे, मेटल के आयंस के साथ जुड़ रहे यहां पर। ओके, तो इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक स्पीशीज, समझ में आया, ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। तो देखो अलग अलग मेटल आयंस है इन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे इंटरचेंज करके क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल ये इंटरचेंज हुआ तो हमारे कोबाल्ट के साथ अब कौन है, अब साइनाइड जुड़ा हुआ है, 6 साइनाइड। ठीक है भाई साहब, 6 साइनाइड जुड़े हुए। ओके, एक मिनट, मैं यहां पर नहीं लिखता, मैं यहां पर लिखता थोड़ा इस तरफ, समझ में आएगा आपको क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए, CONH36 के अलावा CO हो गया, अब यहां पर CN6, और फिर यहां पर क्रोमियम जो है ये NH36 के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान देना, या फिर यहां पर भी ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है, ये कटायनिक स्पीशीज बन गया है अब और ये अनायनिक स्पीशीज बन गया है इंटरचेंज होने की वजह से। तो कॉन्सेप्ट में देखो क्या मतलब हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बदलाव आ रहा है। देखो एग्जैक्ट सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखेगा भाई, कोबाल्ट 1 है, क्रोमियम 1 है, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स है। सेम कोबाल्ट 1, क्रोमियम 1, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर जब हम लोग अंदर घुस के देखेंगे तो अनायनिक और कटायनिक स्पीशीज में
इन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें दिखेगा कि अलग अलग मेटल आयंस के साथ अलग अलग लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, और वो ध्यान से समझ में आएगा अगर देखने पर कि वो इंटरचेंज हुए हैं। ओके, इसमें जो है वो दूसरे वाले में, इसमें जिन लिगैंड्स के साथ मेटल जुड़ा हुआ है दूसरे वाले में वो दूसरे वाले स्पीशीज में जो या फिर कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्रोमियम का +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया का 0, तो इसके ऊपर 3+, तो कटायनिक स्पीशीज है, इसलिए पहले लिखा। और याद आ रहा है हम लोग फॉर्मूला में भी कैसे लिखते हैं, कटायनिक स्पीशीज पहले फिर अनायनिक स्पीशीज, फॉर्मूला लिखते टाइम पर भी, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है और इसीलिए यहां पर भी ऐसे लिखा है। और फिर ये देखो ये +3 है, साइनाइड देखो कोबाल्ट +3 में ही है, इसमें भी +3 में, तो इसमें भी +3 में ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। तो कोबाल्ट +3 में, साइनाइड 6 माइनस मतलब -6, तो ये +3 ये -6 क्या होगा -3, 3 माइनस, करेक्ट। तो ये कटायनिक स्पीशीज, ये अनायनिक स्पीशीज। तो इस तरीके के कंपाउंड्स जो दिखाते हैं कुछ और होते हैं कुछ और, किसके वजह से, लिगैंड के इंटरचेंज की वजह से। और फिर ध्यान भी देना है इस चीज के ऊपर कि भाई लिगैंड का इंटरचेंज होते ही कॉम्प्लेक्सेस अपनी जगह बदलेंगे इन फॉर्मूला, क्लियर। तो इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब तीसरा टाइप का हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है आयोनाइजेशन आइसोमर। इसमें क्या है देखना, यहां पर जो लिगैंड है वो इंटरचेंज हो सकता है काउंटर आयन के साथ। पिछले वाले में क्या था, अलग अलग अनायनिक कटायनिक स्पीशीज के लिगैंड इंटरचेंज हो रहे थे एक दूसरे के साथ, लिगैंड से इंटरचेंज हो रहा था कोऑर्डिनेशन में। यहां पर लिगैंड इंटरचेंज होता है काउंटर आयन के साथ, Ci लिख देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला स्पीशीज हमारा CONH35SO4Br, तो क्या होता है, ये काउंटर आयन लिगैंड की जगह लेता है, लिगैंड हमारा काउंटर आयन की जगह लेता है। तो अगले वाले में क्या दिखेगा, CONH35 सेम टू सेम, CONH35 सेम टू सेम, देखो CONH35 सिर्फ BrSO4 की जगह पे, SO4Br की जगह पे, देखो Br अंदर SO4 बाहर, Br अंदर SO4 बाहर, क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया। तो ये जो अंदर वाला पार्ट मतलब जो जिसमें इंटरचेंज नहीं हो रहा है वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही रहेगा, CONH35 बस काउंटर आयन और लिगैंड के बीच में अदला बदली। यहां पर SO4Br है, यहां पर BrSO4 है, मतलब Br अंदर, यहां पर SO4 अंदर Br बाहर, तो यहां पर Br अंदर SO4 बाहर, देखो Br अंदर SO4 बाहर, क्लियर। तो इसमें जो हमारा लिगैंड है उसके पास वो एबिलिटी भी है टू बिहेव एज अ काउंटर आयन, और जो काउंटर आयन है उसके पास भी एबिलिटी है टू बिहेव एज अ लिगैंड। पर इनमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग पानी में डालते हैं तब हमको समझ में आता है कि किसके मतलब कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, फर्क समझ में आ जाता है। क्योंकि अगर आप इसको पानी में डालोगे, ये वाले हमारे कंपाउंड को, दोनों भी आइसोमर्स है, एग्जैक्ट सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है, पर इस वाले को डालोगे ना तो आयंस अलग देगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूं या फिर चलो ठीक है किसी और कलर से, तो देखो Br माइनस है तो ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये दो आयंस मिलेंगे हमको CONH35SO4 कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के ऊपर प्लस चार्ज, Br माइनस। उसी तरीके से इसको पानी में डालने पर भले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, SO4 2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 प्लस चार्ज, क्लैरिटी आ गई। तो देखो ये CONH35Br कॉम्प्लेक्स स्पीशीज 2 प्लस ये आयन और SO4 2 माइनस आयन, तो अलग अलग आयन ही बने ना, करेक्ट, पानी में डालने पर। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। अब लास्टली सबसे इजी वाला ओके और सबसे प्यारा वाला है हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, एग्जैक्ट हम लोग के आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह ही थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है इसमें भी, बस फर्क इतना है कि हम लोग क्या देख रहे थे, इंटरचेंज देख रहे थे काउंटर आयन लिगैंड में या फिर लिगैंड लिगैंड में। यहां पर हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना, ये खुद अब ना काउंटर आयन ना लिगैंड, ऐसे नहीं, खुद एक पॉइंट मतलब एक कंपाउंड में लिगैंड की तरह बिहेव करेगा और थोड़ा सा उसमें से ही कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे और वो लिगैंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो CrH2O6 पूरे के पूरे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिगैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बाहर है 3 Cl। ओके, वो ही
इसका ही आइसोमर एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही फॉर्मूला, 1 क्रोमियम 6 वाटर 3 क्लोरीन। तो देखो 1 क्रोमियम 5 वाटर, ये एक 6 वाटर हो गए, करेक्ट, और 3 क्लोरीन। 1 क्रोमियम 6 वाटर 3 क्लोरीन, 1 क्रोमियम 6 वाटर 3 क्लोरीन, सेम टू सेम। तो इसमें भी बस देखना ध्यान से, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही अंदर रहे क्रोमियम के साथ और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे। यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर रह रहे और डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे। तो हुआ क्या है, इसमें से एक कहता है कि भाई मुझे ना, मैं तंग आ गया हूं इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते बनाते, मेरे को थोड़ा सा फ्री होना है, ओके, फ्री मॉलिक्यूल की तरह रहना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। तो ये क्लोरीन उसी चांस को देखता है और ये क्या बोलता है, मैं अंदर चला आता हूं। तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी समझ में आ रही कैसे हमारे कोऑर्डिनेशन अपना जो आयोनाइजेशन आइसोमर है उसके जैसा है कि भाई बाहर का अंदर, अंदर का बाहर जा रहा है, करेक्ट। यहां पर बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, उसी तरीके से बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, पर यहां पर अंदर का बाहर जो आ रहा है वो लिगैंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो फ्री मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट। थोड़ा थोड़ा सा फर्क। तो ये बाहर जब आएगा तब क्या होगा, Cr अंदर H2O5 ही बचेगा, करेक्ट। बाहर वाटर आएगा एक, और ये अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाने के बाद ये अंदर Cl, करेक्ट, और बाहर 2 Cl बचेंगे। तो कुछ देखो इसी तरीके से बना, देखो CrH2O5Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर, CrH2O5Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर, बाहर Cl2.H2O, एकदम क्लियर। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मे बी प्रेजेंट एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि इस केस में, और मे बी बॉन्डेड टू द मेटल आयन डायरेक्टली, जैसे कि उस वाले में डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये वाला एक जो है वाटर मॉलिक्यूल इसे अंदर ही जा रहा है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 के 6, यहाँ पर 5 डायरेक्टली बॉन्डेड है, यहाँ पर एक बाहर है। तो दूसरे केस में ये एक भी अंदर जा रहा है और डायरेक्टली बॉन्ड हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसलिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रोमियम के साथ। अब ये भी क्या करेंगे, अलग अलग आयंस देंगे। सेम लॉजिक है ना, क्यों, ध्यान से देखना, यहां पर 3- चार्ज होगा, सॉरी 3+ चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के ऊपर, 3 क्लोराइड आयंस है इसीलिए 3-। तो ये 2 अलग अलग आयंस मिलेंगे, और इस केस में ये 2 क्लोराइड आयंस है इसीलिए 2- चार्ज इसके ऊपर पूरा नेट, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज। और अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर में भी फर्क है, तो आयन भी अलग ही मिल रहे हैं हमको पानी में डालने के बाद। तो सिमिलरिटी इसकी ऐसी है, आयोनाइजेशन आइसोमर की, आइसोमर के साथ इसकी ऐसी सिमिलरिटी है, क्लियर। अब अगर पानी एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा तो हम लोग इस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को समझने के ऊपर। तो बॉन्डिंग को समझाने के लिए कई सारी थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पर हमें फोकस करना है सिर्फ 2 थ्योरीज पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग VBT से। तो हर एक थ्योरी का कुछ बेसिक क्रक्स है, उसको समझेंगे, फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और क्लैरिटी आने के लिए। ओके, तो VB के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, CFT के लिए भी हम लोग सेम बेसिक से जाएंगे, और फिर बाद में कुछ चीजें देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे जो क्लैरिटी आ जाएगी हमें थ्योरी के ऊपर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग को समझना क्या है कि भाई मेटल या फिर मेटल का मतलब मेटल का एटम या फिर आयन जो है M या फिर Mn+, ठीक है, ये जब लिगैंड की इन्फ्लुएंस में आ जाता है तब ये अपने जो कुछ सेट है डी और मतलब कुछ सेट है ऑर्बिटल्स के, जैसे कि n-1d NsNp, देखो n-1d NsNp या फिर NsNp-Nd इन ऑर्बिटल्स को भेज देता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन से वाले, ये देखो सेट वाले n-1d NsNp या फिर NsNp-Nd वाले, ये ओवरलैप करते हैं विथ द लिगैंड के ऑर्बिटल्स, और लिगैंड के जो ऑर्बिटल्स है, ओके, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये लिगैंड के ऑर्बिटल्स, ये लिगैंड के ऑर्बिटल्स ही डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो हम लोग ने कुछ लॉजिक समझा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शुरुआत में ही कि भाई लिगैंड ही बेचारा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है, करेक्ट। देखो तो VB में ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो हमें क्या समझना है अब
एग्जाम्पल्स के तौर पर देखना है हमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, स्पीशीज को, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को, और उनमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल्स कैसे फॉर्म हो रहे, और लिगैंड की तरफ से कैसे लिगैंड की तरफ से कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे, कितने हो रहे, किस तरीके से हो रहे, वो सारी चीजें समझनी, और उसके बेसिस पर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा है, वो समझेंगे। पर कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल, ठीक है, दिमाग में एकदम चिपका के रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 444, कैसे समझ में आया? अरे जो भी मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व है, बस उससे। तो एक s 3 p ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व है, 4 ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सेम d sp2 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, करेक्ट, टेट्राहेड अपना ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर dsp2। वैसे sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5, देखो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, देखो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और d2sp3 ऑक्टाहेड्रल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक और लास्ट बेसिक चीज हमें बस दिमाग में चिपका के रखनी कि कुछ लिगैंड जो है ना, ये पेयरिंग करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। उनके आधार पर अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आहिस्ते रखो, मतलब संयम रखो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। बस नाम याद रखना, कौन से वाले करवाते, कौन से वाले नहीं करवाते, और वो हो भी जाएंगे याद ऑटोमेटिक। बस मैं आपको बता के रखता हूं, अमोनिया कार्बोनिल वाला लिगैंड, साइनाइड, ऑक्सलेट C2O4 वाला, ये ना पेयरिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ओके, ऑर्बिटॉल में, समझेंगे कैसे। और ये जो फ्लोराइड और क्लोराइड है ना, ये पेयरिंग नहीं करवाते, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब चलो फटाफट एग्जाम्पल्स के ऊपर दौड़ते हैं, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा कि भाई वीबी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, ओके, जिसमें देखो d के 2, s का 1, p के 3, 2 1 मतलब 2 और s का 1 मतलब 3 हो गए, ओके, d2 2 1 s 3 और फिर p के 3 मतलब 6 हो गए। तो 6 ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से 2d के 1 s का 3 p के, तो बन रहा है हमारे 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो लॉजिक हमें समझ में आता है कि भाई ये वाले ऑर्बिटॉल्स ऐसे d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बन रहे 6, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, तो देखो d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। अब बाकी की जो चीजें हैं वो एक एक करके समझ में आएंगी, मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक क्यों है, वगैरह वगैरह, कॉम्प्लेक्सेस कैसा, इनर ऑर्बिटॉल है या फिर स्पिन पेड, लो स्पिन, सारे टर्म्स में समझाऊंगा। अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। तो इस वाले हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है CONH3 ये वाला कॉम्प्लेक्स +3 वाला चार्ज वाला। इसमें देखना ध्यान से, पहले हमें जो मेटल है उसके आयन या फिर एटम जो कुछ भी है कॉम्प्लेक्स में, उसका ऑर्बिटॉल बनाने हैं और उसमें ऑर्बिटॉल में फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की अच्छे से, ताकि हमें समझ में आए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये की फैक्टर प्ले करता है। अब करेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे कि भाई हमारे कॉम्प्लेक्स में कैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन है मेटल के एटम या फिर आयन का। सिंपली पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो, सिंपल। तो देखो 3+ पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, ये तो न्यूट्रल लिगैंड है, करेक्ट, तो 3+, ये न्यूट्रल, तो कोबाल्ट के ऊपर 3+ है, तो कोबाल्ट 3+ आयन है। तो अब कोबाल्ट 3+ आयन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखेंगे। तो देखो ऑर्बिटॉल्स ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन कैसे 3D में। अब देखो कोबाल्ट आयरन के बाद, जैसे कि स्कैंडियम टाइटेनियम, हम लोग का जो 5 पहले एलिमेंट्स है, मैंगनीज के बाद आयरन फिर कोबाल्ट, करेक्ट, तो 27th है एटॉमिक नंबर। अब 3+ आयन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है ना, 4s2 3d7, 27 एटॉमिक नंबर है इसीलिए। तो होगा क्या, जब हम लोग इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो पहले इसके भागेंगे 2, फिर इसका भागेगा 1, तो बचा क्या, ये 0 हो गया, 1 इसका भाग गया, तो 6, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 3+ का। तो ये रहा 3D, 1 2 3 4 5, छठवां पेयर्ड, क्लियर। उसके बाद 3D के बाद 4s वाला ऑर्बिटल लिखेंगे हम लोग और फिर 4p वाला लिखेंगे।
तो कुछ याद आ रहा है, हम लोग ने देखा था कि हमारे मेटल एटम या फिर आयन छोड़ देता है लिगैंड के इन्फ्लुएंस में। यहां पर कोबाल्ट का आयन ने छोड़ दिया है लिगैंड के इन्फ्लुएंस में, अमोनिया लिगैंड के इन्फ्लुएंस में N-1D मतलब 3D NS NP ऑर्बिटॉल्स, 4s 4p ऑर्बिटॉल्स। समझ में आ गई बात? N-1D 3D, फिर 4-1D तो 3D हो गया, तो हमारा N4 है तो 4s 4p, करेक्ट। N-1D NS NP, इन ऑर्बिटल्स को छोड़ दिया हाइब्रिडाइज करने के लिए। अब इनमें से कौन से हाइब्रिडाइज होंगे वो डिपेंड करेगा। यहां पर कॉम्प्लेक्स में हम लोग देख रहे हैं कितने लिगैंड्स आ रहे, क्योंकि हर एक लिगैंड लेके आएगा, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब हर एक लिगैंड मतलब जैसे कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लेके आएगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे 6 है तो आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को जगह कितनी लगेगी? सिंपल है, 6 ऑर्बिटॉल्स लगेंगे भाई। पेयर में आए रहे ना, तो पेयर में ही बसेंगे ये ऑर्बिटॉल में, एक एक डिब्बी में, तो 6 डिब्बे लगेंगे, मतलब 6 ऑर्बिटॉल्स लगेंगे। अब कौन से लगेंगे ये डिपेंड करता है लिगैंड के ऊपर। लिगैंड खिसकाएगा नहीं खिसकाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, उसके ऊपर। अब देखो ये खिसकाने की ना खिसकाने की कहानी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, अमोनिया जो है वो पेयरिंग करवाता है। देखो अमोनिया पेयरिंग करवाता है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना डी वाले, इनको पेयर करवाएगा। बोले तो ये जाएगा इसके साथ पेयर होने के लिए, ये जाएगा इसके साथ पेयर होने के लिए, ये वाला। तो क्या हो गया, ये 2 ऑर्बिटल्स तो खाली पड़ गए ना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भाग गए इसीलिए। तो देखो मैं यहां पर बना रहा हूं 2 ऑर्बिटल्स खाली, और इन दोनों के इन दोनों में गए तो ये 2 पेयर्ड हो गए। तो तीनों भी ऑर्बिटल्स पहले फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो गए, ठीक है, बाकी के 2 खाली। तो अब खाली में कौन से है, डी के 2 है, समझ में आई बात। और ये एस का 1 उठाएगा और पी के 3 उठाएगा, दिखा। तो D2sp3 ऐसे 2 एक 3 और ये 3 6 ऑर्बिटॉल्स का मिलन होगा, दिखा। और ये ऐसे मिलन होके ये 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनाएंगे। ओके, ये देखो ये 2 खाली वाला मैंने यहां पर दिखा दिया, ऐसे आपको समझ लेना कि इसको इंक्लूड किया यहां पर। ओके, ये खाली हो गए, अब इसके जैसे खाली हो गए, तो ये खाली है ना, चलो ऐसे में कर देता हूं, खाली हो गए। तो D2sp3, तो D2sp3 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। कहां पर दिख रहा है हमको, यहां पर दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, चलो अब मैं इसको हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, ये गए यहां पर, बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दिखे आपको यहां पर, क्लियर। तो देखो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ CO3+। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब लिगैंड के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे हमारे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन पेयर करके डोनेट करेंगे। तो कहां डोनेट करेंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो देखो 6 अमोनिया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेके आए और इन सारे 6 डब्बों को भर दिया। तो देखो भर दिया 6 डब्बों को, 1 2 3 4 5 6, पूरे के पूरे 6 पेयर, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब 6 पेयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स के, करेक्ट। एक पेयर एक अमोनिया मॉलिक्यूल से, ऐसे 6 पेयर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से। तो देखो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, भर गया। ये वैसे के वैसे ही नीचे, तो ये हो गया अपना, देखो CONH3 फॉर्म, या फिर इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑर्बिटल में, ये हमें समझ में आ गया। क्योंकि यहां तक तो CO3+ की बात चल रही थी, अब क्योंकि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए, तो अब CO3+ के साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसका ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिख रहे हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं इसको डी ब्लॉक में ही। ओके, दूर दूर भागेगा अप्लाइड मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर दूर दूर क्यों भागेगा, क्योंकि भाई उसके अंदर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, इसीलिए दूर दूर भागेगा। ये हमारा कंपाउंड। दूसरी चीज, अब क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिख रहे हैं, तो ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सारे के सारे पेयर्ड इसलिए स्पिन पेयर्ड दिखा, स्पिन पेयर्ड। अब क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो इसीलिए हम लोग इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लो स्पिन। ठीक है, तो दो नाम है, स्पिन पेड या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियरिटी आ गई। अब उसी तरह से हम, क्योंकि इसके अंदर के डी ऑर्बिटॉल्स यूज हुए तो इसीलिए इनर ऑर्बिटॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटॉल कॉम्प्लेक्स, अंदर के ऑर्बिटॉल्स डी वाले यूज हुए इसीलिए। तो सारे टर्म्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे इस वाले कंपाउंड के केस में, जो एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए। अब ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के देखेंगे एग्जांपल्स, और फिर उनमें भी समझेंगे कि भाई इनर ऑर्बिटॉल है या आउटर ऑर्बिटॉल है, स्पिन पेड है या या स्पिन फ्री है, या फिर लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है, देखेंगे एक एक करके। चलो अगला वाला हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, पता है हमको 6 दिख रहा है हमको, 1 s 3 p 4 हो गए, 2 6 ऑक्टाहेड्रल। अब बिहेवियर वगैरह सब देखेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ने कोबाल्ट Fe6 ये वाला कॉम्प्लेक्स विथ 3- चार्ज। फटाक से हम लोग पहले शुरू करेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे। Fe का 6 करेक्ट, इसका ढूंढना है तो ये बाहर जाएगा, -3 + 6 करेक्ट, तो -3 + 6 माइनस करेंगे +3, तो कोबाल्ट का आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। अब कोबाल्ट का +3 मतलब एकदम सेम टू सेम, आयरन कोबाल्ट निकल करेक्ट, मैंगनीज के बाद आयरन कोबाल्ट निकल, तो मैंगनीज 25 आयरन 26 कोबाल्ट 27, सेम टू सेम वही चीज। तो कोबाल्ट 27 रहेगा, तो जो हम लोग ने देखा था देखो 4s2 3d7, 2 जाएगा D6 कॉन्फ़िगरेशन, 3 जाएंगे D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर भी देखो कोबाल्ट में 3 जाएंगे D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो 3D 1 2 3 4 5, ओके, पांचों के पांचों भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और ये छठवां वाला इलेक्ट्रॉन तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। बाकी का 4s 4p आगे आगे हम लोग लेके गए, n-1d ns np। ठीक है, अब हम लोग ने nd भी लिया है इसके साथ, क्यों? क्योंकि यहां पर 6 लिगैंड हमारा मतलब 6 लिगैंड के डोनर एटम्स है, या फिर 6 लिगैंड डोनर एटम्स है। फ्लोरीन ही हमारा लिगैंड है तो वो अकेला ही डोनर एटम है, नो डाउट, पर 6 है, और हर एक लिगैंड से हमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को बसाना है। पर प्रॉब्लम ये है ना, आप कहोगे पिछले केस में भी तो वही तो था सर, NH3 6 थे, अमोनिया 6 थे, तो बसा तो लिया था हम लोग ने 3d 4s और 4p में, पर फ्लोरीन में क्या होगा याद आ रहा है? फ्लोराइड क्लोराइड पेयरिंग नहीं करवाते, नीचे लिखा था मैंने नो पेयरिंग करके, देखो फ्लोराइड क्लोराइड नो पेयरिंग, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब ये अंदर के जो 4 इलेक्ट्रॉन से वैसे ही रहेंगे, किसमें? कोबाल्ट 3+ आयन में, और जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे तब भी ये ऐसी के ऐसी पड़े रहेंगे। तो देखो ये रहा ऑर्बिटल्स ऑफ CO3+ आयन, समझ में आ गई बात? सिर्फ 3d6 है कॉन्फ़िगरेशन, बाकी तो हम लोग ने ऐसे बना के रखा है 4s 4p 4d। क्यों बना के रखा है? क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा 4d का भी। कैसे? क्योंकि जब हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देखते हैं कोबाल्ट 3+ के, sp3d2, ओके, यहां पर गलती से देखो sp3d3 लिखा है, ये भी d2 ही है, एनसीईआरटी में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ये वाले हमारे कोबाल्ट 3+ आयंस कैसे बनेंगे? ये ऐसे कैसे पड़े रहेंगे 3d में, उनको कुछ नहीं होगा, ये एक s, ये 3p और ये 2d, इनका मिलन होगा sp3d2, और ये बनेगा ऐसे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 ओके, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। तो बचे कितने? 3 4d ऑर्बिटल्स करेक्ट, वो बेचारी यहीं पर है 3 4d ऑर्बिटल्स। सारी चीजें हो गई, क्लैरिटी आ गई कैसे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं CO3+ के। अब इन्हीं 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्लोराइड से, करेक्ट। तो देखो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 फ्लोराइड आयंस, ओके, यहां पर 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 फ्लोराइड आयंस किसमें बसे? 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम करेक्ट, और ये तो वैसे ही खाली पड़ा है। अब इस अरेंजमेंट को देखोगे आप तो ये होगा पूरे कॉम्प्लेक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए उसका अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स में। लिगैंड के ऑर्बिटल से आए हैं 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो COF6 3- वाला कॉम्प्लेक्स है हमारा, जो एग्जाम्पल है, क्या आपको दिख रहा है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 2 3 4 इसमें, पूरे के पूरे इसमें। तो इसका मतलब ये तो जब अपना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये तो पास भागेगा मैग्नेटिक फील्ड के, करेक्ट, अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। देखो खत्म, क्लियर। दूसरी बात, क्योंकि यहां पर बाहर के ऑर्बिटॉल्स यूज हुए, अंदर का डी नहीं हुआ है, ओके, n-1 वाला अंदर का नहीं, बाहर के शेल के ऑर्बिटॉल्स ही यूज हुए, तो इसीलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम लोग इसको। दिखा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल्स डी वाले यूज हुए, बाहर के शेल के डी ऑर्बिटल्स, क्लियर। और क्योंकि इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्पिन फ्री, ओके, पेयर्ड नहीं है, फ्री है, इसीलिए स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देखो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या फिर स्पिन्स हमको फ्री दिख रहे हैं इसलिए हाई स्पिन बोलते हैं हम लोग इसको। तो देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्लियर। सारे टर्म्स क्लियरिटी में आ गए। सेम टू सेम अगर लॉजिक हम लोग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि जैसे कि यहां पर देखो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने थे एकदम 6, 1s 3p 4 2d 6। इसी तरीके से अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखेंगे आप तो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब एक बार पॉज करना, फटाक से एक बार देखना, आपको समझ में आएगा कि चीजें उसी तरीके से हो रही है, क्योंकि यहां पर क्लोराइड हमारा लिगैंड है जो खुद भी पेयरिंग नहीं करवाता। तो एकदम शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको क्या होगा। Ni2+ आयन है इस केस में, आप ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। -4 करेक्ट, क्लोराइड के -1 तो 4 है तो -4, अब -4 निकल का ढूंढना है तो बाहर जाएगा तो +4, तो -2 + 4 +2, तो देखो निकल का +2 आयन। +2 में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, आयरन कोबाल्ट निकल 28, 4s2 3d8, 2 गए d8 कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो d8 है, 1 2 3 4 5 भर गए, 6 7 8 करेक्ट, d8 कॉन्फ़िगरेशन। बाकी 4s और 4p ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब 4 क्लोराइड आयंस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेके आएंगे, तो ये क्लोराइड आयंस पेयरिंग नहीं करवाते, याद आई बात। फ्लोराइड क्लोराइड हो गया ना, अभी कितनी बार देखा हम लोग ने, फ्लोराइड क्लोराइड पेयरिंग नहीं करवाते, तो यहां पर ये भी पेयरिंग नहीं करवाएंगे, तो ऐसे कैसे ही नीचे रहेगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्लोराइड आयंस जो 4 है वो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 क्लोराइड आयन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे जो बसेंगे इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। कैसे बने देखो, एक s 3p ऑर्बिटल्स का मिलन हुआ और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। देखो 4 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनमें बसेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखो बस गए। तो इसके हिसाब से देखो 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 क्लोराइड आयंस, इनका हो गया सब कुछ लॉजिक। ये तो वैसे के वैसे बिचारे हैं, 3d8 यहां पर, 3d8 यहां पर, देखो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 यहां पर ही। अब इसमें लास्ट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है NiCl4 सेम टू सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक, कहा गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और क्योंकि स्पिन हमारा फ्री है तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है ये, ओके, क्योंकि स्पिन फ्री है, फ्री स्पिन, बहुत सारे स्पिन, हाई स्पिन, करेक्ट। तो देखो स्पिन फ्री हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि बाहर के ऑर्बिटल्स यूज हुए, बाहर का s बाहर का p, मतलब 4s 4p आउटर ऑर्बिटल, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल्स SnP, क्लियर। तो सारी चीजें आपको यहां पर भी क्लियर हो गई होगी। बस ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, sp3 का होगा टेट्राहेड्रल। ऐसे ही इसी लॉजिक के आधार पर अब बाकी के कंपाउंड्स भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, ओके, मतलब बाकी की ज्योमेट्री को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर कोई अलग अलग ज्योमेट्री का भी अगर कंपाउंड रहेंगे तो भी आप समझ पाओगे कि भाई हम लोग को अभी पता है कि पर्टिकुलर लिगैंड पेयरिंग करवाएगा नहीं करवाएगा, उसकी बेसिस पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं रहेंगे, उस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है और कौन से टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। क्योंकि देखो यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, बाहर के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। अगर इसी सिनारियो में अगर पेयरिंग होती तो ये अंदर का d ऑर्बिटल यूज होता, करेक्ट, और ये d एक s और 2p ऐसे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता, और ये होगा किसके केस में, NiCN4 के केस में, क्लियर। क्योंकि साइनाइड जो है सेम टू सेम इसके जैसे ही एकदम एग्जांपल सेम टू सेम एकदम, देखो NiCN4 2- वाला, जिसमें अब निकल का देखो मतलब
जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेम टू सेम -4 साइनाइड का, तो इसके लिए बाहर जाएगा ये +4, तो -2 + 4 +2, तो निकल का +2। क्लियर? +2 में वही D8 कॉन्फ़िगरेशन, पर सिर्फ फर्क इतना आएगा कि भाई साइनाइड जो है हम लोग ने पढ़ा था पेयरिंग करवाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ये तीनों के तीनों तो में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से चौथे में भी आ जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पांचवा जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नीचे देखो, तीनों के तीनों पेयर्ड, चौथे में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो चारों भी पेयर्ड, 1 2 3 4, समझ में आया? पेयर्ड 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 3 और चौथा पेयर्ड, तो ये बचा। अब ये जो D का 1 है ये जाएगा 1 S के साथ और 2 P के साथ, और ये बनेगा, ये बनाएंगे कितने, 1 2 3 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो 1 2 3 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो B है, D लिख दिया। और बचा कितना, एक ही 4p ऑर्बिटल, वो बेचारा ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे साइनाइड से, देखो 1 2 3 4 बस। और लास्ट में आप जब देखोगे कि कॉम्प्लेक्स में कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, तो दिखाई देगा कि सारे के सारे कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे के सारे भरे हुए, तो ये तो डायमैग्नेटिक बिहेव करेगा। ओके, पर अब DsP2 है तो हम लोग को पता है ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो DsP2 स्क्वायर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल था, देखो sp3 टेट्राहेड्रल। अब उसी लॉजिक के आधार पर ये चीजें समझ में आ गई। अब आप ही बताओगे, ओके नीचे मत देखना, क्या ये इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा, या फिर दूसरी क्वेश्चन मेरा है, क्या ये हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, या स्पिन फ्री होगा, या स्पिन पेड होगा। कुछ कंफ्यूजन जैसे हो रहा है ना, फटाफट एकदम, कोई बात नहीं, पॉज करना, सोचना, फिर बताना। ठीक है, अब आपने ट्राई किया होगा, सिंपल सी चीज है, अंदर वाला डी यूज हो रहा है इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल डी वाला। और क्योंकि सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है, ओके, तो ये स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स होगा, और इसमें क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो लो स्पिन भी होगा, तो स्पिन पेड या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम लोग इसको, स्पिन पेड या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, सारे के सारे स्पिन पेड, तो स्पिन पेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है तो लो स्पिन, स्पिन पेड लो स्पिन। क्लियर? अब इसको देखना NiCO4 को, और कोशिश करना पॉज करके, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगा के, थोड़ा हटके है ये, कि इसके केस में मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा sp3 हाइब्रिड, अपना हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जाहिर सी बात है टेट्राहेड्रल है। पर मेरे सवाल आपसे ये है, क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और तीसरा सवाल लॉजिकल, स्पिन पेड स्पिन फ्री है या हाई स्पिन लो स्पिन है, वो वाला, ओके, स्पिन वाला। तो पॉज करना, सोचना, और फिर जवाब देने की कोशिश करना। ओके, आई होप आपने किया होगा, ट्राई किया होगा। तो देखना NiCO4 में, अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कार्बोनिल जो है हम लोग ने देखा था पेयरिंग करवाता है, देखो अमोनिया कार्बोनिल यही लिस्ट में है पेयरिंग करवाने वाले, तो यहां पर ये क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस इस तरीके से इसी वाले फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखो Ni मतलब निकल सेम टू सेम है, बस नहीं तो चलो अलग बना ही देता हूं मैं। ये रहे आपने निकल के 3D वाले ऑर्बिटल्स, फिर ये 4s वाला और ये 4p वाले। अब खास बात ये है निकल के केस में, इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो चार्ज कुछ भी नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, 0 0, तो निकल भी 0, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बोले तो ये एटम है। एटम निकल के केस में हम लोग को पता है आयरन कोबाल्ट निकल 26 27 28, तो 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। चलो भर दिया मैंने, ठीक है, 6 7 8, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। अब इसमें दिक्कत यह आएगी कि कार्बोनिल के 4 हमारे मॉलिक्यूल्स आ रहे, वो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, पर आप देखोगे सर यहां पर तो 3 ही दिख रहे, और आपने तो कहा था sp3 वाला है, तो मैं यहां पर आगे हम लोग यहां पर 4d वाला यूज भी नहीं कर सकते। करना क्या पड़ेगा, करेक्ट ऐसे आएगा ना दिमाग में आपके, 4d वाला तो यूज करने से रहे, क्योंकि d वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है,
होता तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आ जाता। तो sp3 मतलब कैसे भी करके ये एक s और ये 3p ही इन्वॉल्व होने वाले, तो होगा कैसे, पर ये इस तरीके से कुछ होगा कि कार्बोनिल ना इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा अंदर जाओ, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा अंदर जाओ, पेयरिंग करवाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इधर गया, ओके सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, तो ये हट जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये भी हट जाएगा, करेक्ट, तो ये दोनों गायब। अब देखना, मिल गए ना 4 ऑर्बिटल हमारे 4 साइन कार्बोनिल को। 4 ऑर्बिटल मतलब ये पहले 4 ऑर्बिटल जो है 1s3p हाइब्रिडाइज होंगे इस तरीके से, और फिर sp3 1s3p करेक्ट, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 4, जिनमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे फ्रॉम 4 कार्बोनिल। और फिर ये इसकी कहानी हुई। इसके अंदर देखो 3D सेम टू सेम पूरा का पूरा भरा हुआ, तो 3D पूरा का पूरा भरा हुआ है यहां पर एकदम, ये भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो डायमैग्नेटिक, करेक्ट। तो चलो आंसर क्या आ गया, मैग्नेटिक बिहेवियर का डायमैग्नेटिक। फिर आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा ये, तो देखो इसमें 4s 4p वाले यूज हुए हैं, ओके, अंदर वाला यूज नहीं हो पाया, अंदर वाला तो 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा भर दिया, तो बाहर के यूज हुए 4s 4p, तो आउटर ऑर्बिटल। और स्पिन पेड लो स्पिन वो तो बहुत सिंपल सी चीज है, सारे के सारे मतलब ये नीचे आएंगे तो सारे पेड, करेक्ट, ये पेड है, ये भी पेड है, इसीलिए डायमैग्नेटिक था, तो सारे पेड, इसीलिए स्पिन पेड लिख देता हूं मैं, स्पिन पेड। और क्योंकि सारे पेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लो स्पिन। ठीक है, ये टाइप के कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, क्लैरिटी आ गई। अब अगर लिमिटेशंस की बात करें हम लोग, तो कुछ बेसिक से लिमिटेशंस है जो आगे जाके हमारा CFT हमें मदद करता है समझने को। जैसे कि सबसे पहली चीज, अब वो तो एकदम बेसिक है, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। हम लोग अज्यूम ही तो कर रहे हैं कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ओके, वो ओवरलैप होंगे वगैरह वगैरह, ये सब तो बहुत सारे अजम्पशंस है, ओके। और वैसे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो हम मैथमेटिकली चीजों को समझने के लिए ऐसे बोलते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, समझ लेना बस इतना ही चीज कि भाई बहुत सारे अजम्पशंस बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इट डज नॉट, बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करता द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर, तो भाई कलर एग्जिबिट करते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये हम VB के मदद से नहीं बता सकते, वो हम CFT के मदद से बता सकते हैं। और वही चीज थोड़ी बहुत हम लोगों ने D ब्लॉक में पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, अभी एकदम क्लैरिटी से पढ़ेंगे। और तीसरी चीज, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, ये भी CFT ओवरकम करता है। तो देखो ऐसे ही थ्योरीज का जन्म हो जाता है, जो थ्योरी हम बनाते हैं उसके जो शॉर्टकमिंग्स होते हैं उसी के आधार पर एक नई थ्योरी बनाई जाती है जो उन शॉर्टकमिंग्स को फुलफिल करती है। ऐसे ही हम लोग एटम के मॉडल से बढ़ते क्वांटम मॉडल पर आ गए, शॉर्टकमिंग्स को फुलफिल करते वैसे ही चलता रहता है भाई सभी जगह पे, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, और आई होप हम लोग ने जो भी चीजें इस वीडियो में सीखी वो आपको समझ में आई होगी, आपको मजा भी आया होगा, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।